आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर है। गांधी जयंती है आज और तुवालू फ्लाइट जो है वो अभी इस समय मैरी टाइम बाउंड्रीज को रखने के लिए इम्पोर्टेंट। बहुत छोटा सा देश है तुवालू, बहुत ही छोटा सा। 11,000 ही लोग रहते हैं, ठीक है। 9 एटॉल्स है पैसिफिक एरिया में। और नासा ने ये प्रोजेक्ट किया कि 2050 तक जो ये डूब जाएगा। आप ये मान के चलिए डेली टाइड्स की वजह से आधा फूनाफूती मेन एटॉल है, 60% टुवालू की पॉपुलेशन यही रहती है, वो डूब जाएगा। तो वही है कि भाई डर है लैंड ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम सॉल्ट वाटर। भाई इस तरीके का है कुछ टुवालू। अभी लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे, तो चैलेंजेस हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर से लेकर रेन वाटर की पिएंगे क्या पानी, और उसके बाद फिर सॉल्ट वाटर, भाई ग्राउंड वाटर जो पीने का पानी वो भी कंटामिनेट हो रहा है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही है, 2023 में, कि 280 तुवालुअन्स जो हैं वो हर साल माइग्रेट हो सकते हैं अगले साल से। धीमे धीमे इनको बाहर निकालना है ना 2050 तक, क्योंकि 11,000 का तो वही है। अब मानी एक 32 साल के ओल्ड IT प्रोफेशनल कहते कि देखिए एक देश को छोड़ना, मैं यहाँ पे पला बढ़ा, कल्चर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट दैट ईजी, बट वही है कि एफर्ट्स दिए जा रहे हैं कि किसी तरीके से तुवालू को बचाया जाए। वॉल्स बनाई जा रही है, आर्टिफिशियल लैंड बनाया जा रहा है, बट वो कितना टेम्पररी सोल्यूशन है दोस्तों। हालांकि यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने ये बोला है कि देखिए हम भाई तुवालू रहे ना रहे लेकिन स्टेटहुड तो देंगे ही देंगे। अगर मान लीजिए लैंड सबमर्ज भी है तो भी आप तुवालुअन है, राइट। और पैसिफिक आइलैंड फोरम, ये इसने 15 कंट्री से बायलैटरल एग्रीमेंट, जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं उन्होंने एक पैसिफिक आइलैंड फोरम, ये एक एग्रीमेंट है 15 देशों से। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो उसमें तुवालू जो है वो उसकी परमानेंट बाउंड्री को सपोर्ट है ही है। और वही है, तुवालू भी खुद भी कोशिश कर रहा है कि भैया सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फेलितियो इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी एड्रेस किया कि आप सपोर्ट दीजिए तुवालू, क्योंकि वरना डूब जाएंगे। तो अभी अगर बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कि आपका 200 किलोमीटर तक आप ही का एरिया है, आप ही रखोगे, तो तुवालू फिशिंग रेवेन्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वही है कि इलीगल फिशिंग यहाँ पे होती भी है, बहुत सारे देश यहाँ पे आते हैं, ताइवान फिजी जैसे। हालांकि नहीं, सॉरी, ताइवान फिजी बहुत कमिटेड है, रिस्पेक्ट करते हैं, बट दिक्कत बहुत ज़्यादा है। छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसको बोलते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट, वैसे तो टोनी स्टार्क बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि आप उस सूट को कैसे एनर्जी दोगे। तो एक रिएक्टर होता है, आर्क रिएक्टर देखा होगा, वो एनर्जी को, वो पूरे सूट को एनर्जी देता है। बट इसीलिए छोटे रिएक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बट इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो स्पेसिफिक नेम इसकी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। अब ये उतने छोटे नहीं होते कि आप हाथ में पकड़ ले, लेकिन ये 700 मेगावाट ये बड़े लार्ज रिएक्टर्स होते हैं, और ये 300 मेगावाट तक जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है, और इससे छोटा ट्रक के अंदर आ सकता है, वो 10 मेगावाट तक बिजली जो है वो जनरेट कर सकता है। तो भाई जितना ज़्यादा छोटा होगा, छोटी चीज़ों में एनर्जी कन्फाइन करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो स्मॉल मेगावाट वही है, स्मॉल पोटेंशियल 30 मेगावाट से 300 मेगावाट, मतलब एक ट्रक जितना 30 मेगावाट, और एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग 300 मेगावाट, आप इतना आप समझ सकते हो। तो न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर अब यही होने वाला है। तो रशिया चाइना ऑलरेडी इसको डेवलप कर रहे हैं। अभी रशिया सबसे पहले, कोई भी टेक्नोलॉजी रशिया ही डेवलप करता है। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने बोला कि भाई इंपॉर्टेंट है टेक्निकल और पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टडी करना, ताकि SMR डिप्लॉयमेंट हम कहाँ पे कर सकें, क्योंकि हर इंसान को एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत चलना पड़ता है, हर एक प्लेयर को। भारत के लिए एडवांटेज ये है क्योंकि भारत में ऑलरेडी बढ़िया रिएक्टर्स है, काम कर रहे हैं अच्छे से। लेकिन देखिए भारत पूरी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। भारत की अभी भी 80% एनर्जी जो है वो कोयले से ही, थर्मल से ही आ रही है। तो ज़रूरी है, लेकिन ये एडवांटेज है कि हम बहुत समय से इसमें काम कर रहे हैं, और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ये अपने न्यूक्लियर जनरेशन को ऑलरेडी कम कर रहा है, ठीक है। अब यही है कि मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होगा। सो जाहिर सी बात है, जो कंपोनेंट्स है वो फैक्ट्रीज में बनाए जाएंगे, और उसके बाद प्रोजेक्ट साइट पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से टाइम ऑन कॉस्ट दोनों ही जो है वो कम होगा। लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन के साथ साथ ये यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर के रूप में भी SMR, मतलब इट इज़ वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सर्वे की हम बात करते हैं, तो एनुअल सर्वे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे आ गया है, जो कि मॉस्पी साथ में निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन में जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो 7.5% मैन्युफैक्चरिंग जॉब में हमको ग्रोथ देखने को मिली है। 1,72,00,000 2021 तक लोग थे, और वो 2022 से 1,84,00,000 यानी कि 12 लाख का वृद्धि देखने को मिली है। तो 12 साल में सबसे हाईएस्ट इस समय। फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, बेसिक मेटल्स, अपैरल्स, कपड़े, मोटर व्हीकल, ये सबसे टॉप एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको नौकरी देते हैं। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है भैया। बहुत लोग अभी अमिताभ कांत पे ही अटके हुए हैं, ऐसा नहीं है।
तो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोविड-19 से अगर हमको उभरना है, अभी भी हम उभर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरी तरीके से उभर गए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द वे फॉरवर्ड। फैक्ट्री काउंट की बात करें तो नंबर ऑफ फैक्ट्री लगभग 2.5 लाख से अभी 2.49 से 2.53 पे आ गई, यानी कि 4 लाख की वृद्धि। 2021 से 2022 का डेटा याद रखिएगा। पैसे कितने मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात, ये 6.3% से बढ़े 2021 से 2022 तक। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक 55% जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग जनरेशन है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बढ़िया है, वो भी 77% तक बढ़ गया, क्या बात है। तो 5.85 लाख करोड़ तक पहुंचा है, तो एक स्ट्रांग रिकवरी दिखा रहा है। और यहाँ पे की सेक्टर जैसे मेटल, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्ट, केमिकल, मोटर व्हीकल्स, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। इन इंडस्ट्री ने 58% जो टोटल आउटपुट है उसका 58% इनसे आ रहा है, और 24.5% आउटपुट में राइज भी हमको देखने को मिला है। फिर प्रोडक्ट इंसेंटिव, इस स्कीम ने कमाल किया। बहुत सारे मेटल, ऑटोमोटिव, फूड प्रोडक्ट इस स्कीम के तहत बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो अच्छी ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिली है। ला नीना और एयर पोल्यूशन भारत में, ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। अगेन ला नीना डिले हो गया है, तो जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ही ज़्यादा दिक्कत। हालांकि आपको बता दूं कि दिल्ली में ला नीना का मतलब बढ़िया बारिश होगी। अल नीनो अभी तक चल रहा था, बारिश कम हो रही थी, इस बार बढ़िया बारिश हुई है, 100% से ऊपर एवरेज रेनफॉल हुई है, तो भारत में अच्छी बारिश हुई है। लेकिन अब मानसून जा रहा है, ठंड आ रही है, क्या बात है। अक्टूबर आई गया भैया, नवरात्रि हल्की हल्की ठंड फिजाओं में है ही है, और लेकिन इस बार बहुत ज़बरदस्त ठंड देखने को मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। और शायद एयर क्वालिटी भी बढ़िया हो, तो ये चीज़ है। तो इस बार दिसंबर जनवरी तक शायद ला नीना आए। स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, ये पोल्यूशन, देखिए जाड़ों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता ही है। तो दिल्ली में अभी 2022-23 में पिछले एक साल में सबसे बढ़िया एयर देखने को मिली है। और ला नीना आना, अर्ली प्रेडिक्शन ला नीना का आना, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें पोल्यूशन कम होगा। बारिश होगी तो पोल्यूशन कम ही होगा, लेकिन डिलेड है तो फिर इसके अनसर्टेनिटी है ही है, ठीक है ना। तो एयर पोल्यूशन एक लोकल एमिशन सेंट्रिक इशू है, बट ऐसा नहीं है। दिल्ली के बगल से भैया बरेली आती है, स्टबल बर्निंग होती है। PM10 पे इस बार PM10 पे फोकस है, PM 2.5 तो है ही है, लेकिन PM10 इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। जो डस्ट और जो आप मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, रोड बनाने के, उन सब से निकलता है, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर्स की बात करें तो अगेन सफ़र मॉडल बहुत बढ़िया रहा है दिल्ली के लिए। सोलर मानसून, लेकिन देखिए इसमें क्या है ना कि एक तो सफ़र मॉडल अच्छा रहा है, बट यहाँ पे ये भी बोला है कि देखिए दिल्ली के लिए विंटर इस बार डिफिकल्ट होने वाली, क्योंकि एक तो मानसून धीमे धीमे जाएगा, तो ह्यूमिडिटी अच्छी रहेगी, विंड्स धीमे और स्टैग्नेंट एयर रहेगी। अब इसका मतलब दिस इज द आइडियल ग्राउंड फॉर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तगड़ा होगा अगर ऐसा होगा तो। फिर स्टबल बर्निंग की वजह से भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पंजाब और हरियाणा एक मेजर कंट्रीब्यूटर है दिल्ली की पुअर एयर क्वालिटी की से। हवा नहीं, हवा साथ बहुत एकदम थमी रहेगी तो पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये चीज़ है। तो सितंबर नवंबर तक आने वाला था, लेकिन अब कब आएगा देखेंगे, राइट। फिलहाल दिसंबर में, अगर मान लीजिए दिसंबर में ला नीना आता है, तो बताते हैं कि फिर हवा चलने लगेंगी बढ़िया तरीके से, और दिल्ली की क्वालिटी जो है वो एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। पेनिनसुलर इंडिया में अगर मान लीजिए ला नीना जुलाई में आ जाता तो फिर एयर क्वालिटी और वर्स हो जाती, ठीक है। बट ठीक है, जो है सो है। ये लेक्चर था। बाकी 10,000 MCQ का कोर्स आप जरूर अवेल करें, अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है क्योंकि हमारी गांधी जयंती सेल लाइव है। थैंक यू सो मच।